नो बेसिक्स के इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे आर्य समाज के बारे में और रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो इनका भी हम उसी तरीके से विश्लेषण करेंगे जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ब्रह्म समाज का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था, तो उस दृष्टि से भी इसको जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। तो आर्य समाज की स्थापना जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं दयानंद सरस्वती ने की थी, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। तो दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था वो मूल शंकर था और शुरू से ही इनका झुकाव, बचपन से ही इनका झुकाव वेद और अध्यात्म की ओर था। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि वेद की जब बात होती है तो साथ में पुराण शब्द भी आता है। तो आर्य समाज या दयानंद सरस्वती या उनके गुरु पुराणों के समर्थक नहीं थे, और पुराण का समर्थन नहीं करने का एकमात्र कारण ये था कि पुराण के आधार पे समाज जो था वो वर्ण व्यवस्था में बंट जाता था, तो इसका वो समर्थन नहीं करते हैं। तो वो मूलतः समर्थन करते हैं वेद का और अध्यात्म की ओर इनका झुकाव शुरू से ही होता है। और 21 साल की उम्र में घर को छोड़ देते हैं और भटकने लगते हैं, जैसे साधु सन्यासी लोग मुख्य तौर पर किया करते हैं, वैसे ही ये घर को छोड़ देते हैं और एक घुमक्कड़ जीवन शुरू करते हैं। और उसी में इनकी मुलाकात होती है दंडी स्वामी पूर्णानंद से, और इन्हीं दंडी स्वामी से इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था और इन्होंने ही इनका नाम दिया था दयानंद सरस्वती। दंडी स्वामी पूर्णानंद, इनसे इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था और उन्होंने इनका नामकरण किया दयानंद सरस्वती के रूप में। तो एक और गुरु आएंगे, एक और महर्षि आएंगे जो कि इनके गुरु होते हैं। तो इन दो गुरुओं का दो गुरु नहीं कहना चाहिए, पहले जो थे उनका महत्व ये था कि उनसे इन्होंने संन्यास ग्रहण किया पूर्णानंद से, और उन्होंने इनका नाम बदला। अब एक और गुरु आते हैं जिनका 1861 में इनकी मुलाकात होती है बिरजानंद से मथुरा में, और बिरजानंद जो थे वो नेत्रहीन थे। तो इन्हें ही दयानंद सरस्वती ने अपना गुरु बनाया। तो गुरु किसे बनाया? बिरजानंद को। और संन्यास किससे ग्रहण किया? तो दंडी स्वामी पूर्णानंद से। ये ध्यान रखिएगा। अब इनका जो है दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का योगदान क्या है? तो दोस्तों उस समय हमारे समाज पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा था और समाज का जो झुकाव था वो पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति की ओर बढ़ रहा था। तो ऐसे में इनका और इनके गुरु का ये प्रयास होता है कि भारतीय संस्कृति का विकास हो और भारतीय संस्कृति धर्म उसी से हमारा समाज आगे बढ़े। अब इसी में इन लोगों का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो भारतीयता से जुड़े हुए कई काम होते हैं, जैसे कि इन्होंने स्त्री शिक्षा के विकास पर जोर दिया। समाज में जो शूद्र जाति हैं उनके विकास पर इन्होंने जोर दिया। तो स्त्री शिक्षा और शूद्रों के वेद पढ़ने पर भी इनका जोर था कि इन्हें भी वेद पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। साथ में यज्ञोपवीत, खास करके शूद्रों के लिए भी इन्होंने यज्ञोपवीत की बात की। इसके अतिरिक्त और भी कई काम इन्होंने किए, जैसे गौ रक्षा के लिए गौ रक्षा अभियान एक चलाया। उसके बाद इनके और भी काम होते हैं, जैसे स्वदेशी को अपनाने की वकालत की। और आर्य समाज पहला ऐसा संगठन था जिसने स्वदेशी की वकालत की, और ये 1882 में होता है। और गौ रक्षा अभियान भी 1882 में ही चलाया जाता है, और इसके लिए एक गौ रक्षणी सभा बनाई जाती है। तो इसके बाद स्वराज और हिंदी को भी अपनाने का, राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने का या राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए, ऐसा भी इन्होंने वकालत किया था। एक शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। इसके अंतर्गत जो
पहले बहुत से हिंदू धर्म से लोग दूसरे धर्मों में परिवर्तित होकर चले गए थे, तो वैसे लोगों को वापस हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया था आर्य समाज के द्वारा। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण काम होते हैं, और इनका जैसे कि बतलाया कि वेद पर इनका सबसे ज़्यादा जोर था, पुराण के समर्थक नहीं थे। तो इनका एक नारा भी था कि पुनः वेदों की ओर लौटो। तो और सी हम बातें कुछ जान लेते हैं। और एक और जो बड़ी बात थी कि उस समय जो समाज में बहुत ज़्यादा पाखंड मौजूद था, व्याप्त था, उसको भी दूर करने का प्रयास किया, और उसी के अंतर्गत एक पाखंड खंडनी पताका फहराया जाता है इनके द्वारा। और वो फहराया जाता है 1863 ईस्वी में पाखंड खंडनी पताका आगरा में फहराया जाता है। और उसका उद्देश्य यही होता है कि समाज में जो भी पाखंड मौजूद हैं उन पाखंडों को खत्म किया जाए, दूर करना चाहिए। अब हम आते हैं आर्य समाज पर। तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की गई थी, और बाद के वर्षों में इसका मुख्यालय लाहौर में कर दिया गया, अर्थात 2 साल के बाद ही, अर्थात 1877 में ही इसका मुख्यालय लाहौर में किया गया था। एक बात और बतलाना चाहूँगा कि दयानंद सरस्वती का जन्म जो हुआ था वो गुजरात में हुआ था, मोरबी में, गुजरात के मोरबी में 1824 में हुआ। तो उस समय गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य के रूप में थे, बम्बई के अंतर्गत आते थे। तो बम्बई में इन्होंने स्थापना की थी आर्य समाज की, लेकिन बाद में लाहौर में इसे मुख्यालय को स्थानांतरित किया। और सबसे ज़्यादा जो आर्य समाज का फैलाव होता है उत्तर भारत में ही होता है, खास करके पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आर्य समाज का, और वहीं पे इसका विकास होता है। इसके बारे में जो आर्य समाज के बारे में एक वेलेंटाइन सिरोल नामक व्यक्ति होते हैं, काफ़ी फेमस होते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडियन अनरेस्ट। तो इंडियन अनरेस्ट ने आर्य समाज के बारे में कहा था कि ये भारतीय अशांति का जन्म दाता है। और यही वेलेंटाइन सिरोल तिलक के बारे में भी यही बात बोलते हैं कि वो बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा था कि वो भारत में अशांति के जनक हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। संगठन के रूप में अगर आएगा तो आर्य समाज के बारे में, और व्यक्ति के बारे में अगर उन्होंने कहा है तो वो तिलक के बारे में कहा है। और इनकी तुलना अर्थात दयानंद सरस्वती की तुलना मार्टिन लूथर किंग से की है, अर्थात इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहते हैं। कौन? तो ये वेलेंटाइन सिरोल। अब एक महत्वपूर्ण घटना होती है इनके जीवन में 1872 में, और वो क्या है तो केशव चंद्र सेन के साथ इनकी मुलाकात होती है दयानंद सरस्वती की। और केशव चंद्र सेन इनको सुझाव देते हैं कि एक्चुअली ऐसा था कि वेद जो है वो संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो दयानंद सरस्वती जो भी भाषण करते थे वो संस्कृत में करते थे, जो भी व्याख्यान देने होते थे वो संस्कृत में करते थे। तो केशव चंद्र सेन इनको सलाह देते हैं कि आप अपने भाषण को हिंदी में दिया कीजिए, इससे ज़्यादा लोग इस संस्था के साथ में जुड़ेंगे और आपका प्रभाव भी ज़्यादा पड़ेगा। तो उनकी सलाह को मानते हुए अब दयानंद सरस्वती क्या करते हैं कि हिंदी में अपने व्याख्यान देने शुरू करते हैं, और उसके बाद इनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। और एक किताब लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश, ये हिंदी में ही लिखी गई किताब है। 1874 में ये किताब लिखते हैं। इनके द्वारा कुछ नारा दिया गया था, उसको जान लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो है कि वेदों की ओर लौटो, और दूसरा इन्होंने नारा दिया था कि बुरे से बुरा स्वदेशी राज्य भी अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है। तो ये इनका काफ़ी महत्वपूर्ण या मशहूर नारा था। कुछ किताबें और भी लिखी, सत्यार्थ प्रकाश तो सबसे ज़्यादा फेमस है। कुछ अन्य बुक्स भी लिखे हैं, वो कौन कौन है तो पाखंड खंडन, अद्वैत मत का खंडन, वल्लभाचार्य मत का खंडन, वेद भाष्य की भूमिका,
पंच महायज्ञ विधि। तो ये कुछ इनके महत्वपूर्ण किताब थे। खंडन नाम से इन्होंने कई किताब लिखे हैं, क्योंकि इनका जो मानना था कि समाज में काफ़ी ऐसी कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएं हैं जिनका कि खंडन होना चाहिए। तो उसी आधार पे इन्होंने खंडन नाम से कई किताब लिखे हैं। अब आर्य समाज में भी दो तरीके के फॉलोअर थे। एक जो थे हिंदी भाषा को अपनाने की बात करते थे, वकालत करते थे, और एक दूसरा वर्ग था जो अंग्रेजी भाषा या पाश्चात्य शिक्षा को भी वकालत करते थे कि भाषा के आधार पर ठीक है, अपने राष्ट्रीयता के लिए हिंदी ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो स्वीकार्य भाषा है विश्व स्तर पे, हमको ज़्यादा अपने आप को लोगों तक लेके जाना है, विश्व स्तर पर अपनी मान्यता बढ़ानी है, तो उसके लिए पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा का विकास होना चाहिए। तो इस आधार पे इसके दो एक तरीके से कह लें कि ग्रुप थे। तो हिंदी के जो समर्थक थे वो थे स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम, मुंशीराम, और इन्हीं के प्रयासों से खास करके स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की 1902 ईस्वी में। गुरुकुल कांगड़ी जो कि वर्तमान में भी मौजूद है। और अंग्रेजी के जो समर्थक थे उनमें से प्रमुख थे लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। लाला हंसराज ने ही डीएवी कॉलेज लाहौर की स्थापना की थी। डीएवी कॉलेज, उसके बाद आप देखते होंगे कि डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल और कॉलेज बहुत पूरे देश भर में मौजूद हैं। तो ये डीएवी स्कूल और कॉलेज का जो चैन शुरू हुआ वो यहीं से शुरू होता है। लाला हंसराज के द्वारा 1886 में लाहौर में स्थापित किया गया था। और एक और इनका महत्वपूर्ण नारा था, भारत भारतवासियों के लिए है। अब आर्य समाज और दयानंद सरस्वती के योगदान को अगर हम तुलना करेंगे तो बहुत सारे योगदान हैं जो कि बाद में के समय में स्वतंत्रता के आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाला लाजपत राय आर्य समाज में प्रशिक्षित एक व्यक्ति थे, और ये आगे चलकर बहुत बड़े नेता बनकर उभरते हैं, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी उभरते हैं। तो वो इसी आर्य समाज से निकलते हैं। अब कुछ चीज़ें आप देख लीजिए, खास करके स्वदेशी की जो इन्होंने वकालत की थी और भारतीयता की बात की थी, स्वराज की बात की थी, तो इन चीज़ों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। स्वराज की मांग बाद के समय में उठती है। बाल गंगाधर तिलक ने नारा भी दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। उसके बाद स्वदेशी की जो इन्होंने वकालत की, उसके आधार पे बाद में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया 1905 ईस्वी में। तो इन सब चीज़ों के जनक दयानंद सरस्वती ही थे, या कह लें कि आर्य समाज ही इसका जनक था। उसके बाद समाज में जैसे स्त्रियों की शिक्षा के लिए, शूद्रों की स्थिति के लिए, छुआछूत के जो कुप्रथाएं थी, इनको दूर करने के लिए बहुत सारे जो आंदोलन चले, तो उन सब में भी आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम आते हैं अगली जो संस्था है उसके बारे में, और वो है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 ईस्वी में बारानगर कलकत्ता में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और स्वामी विवेकानंद जब पहले विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो से विश्व धर्म सम्मेलन से वापस लौटते हैं, तो वहाँ से लौटने के बाद इस रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी। वारानगर कलकत्ता के पास में पहले इस स्थापित किया गया था, और बाद के वर्षों में इसे बदलकर बेलूर मठ कर दिया गया, और वर्तमान समय में भी यह बेलूर मठ में ही है। अब रामकृष्ण मिशन जो नाम दिया स्वामी विवेकानंद ने, तो ये नाम क्यों दिया गया? तो एक्चुअली जो नाम दिया गया था वो रामकृष्ण परमहंस के नाम पे इसका नामकरण किया गया था, और रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो रामकृष्ण परमहंस के बारे में हम जान लेते हैं। तो इनके स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, और ये जो संस्था थी रामकृष्ण मिशन, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि सामाजिक कार्य करना। बहुत सारे हम लोगों ने अब तक जो भी संगठन देखे, खास करके ब्रह्म समाज,
उससे जुड़े हुए अन्य संगठन, उससे निकले हुए संगठन, या आर्य समाज के बारे में भी देखा, तो हमने क्या देखा कि धर्म और समाज में जो कुरीतियाँ या कुप्रथाएं मौजूद हैं उनको दूर करने का प्रयास किया। लेकिन रामकृष्ण मिशन का जो उद्देश्य होता है वो होता है सामाजिक काम करना, सामाजिक कार्य करना, और इनका उद्देश्य होता है कि मानवता की सेवा जो है वही सबसे बड़ी सेवा है। मानवता की सेवा करना मतलब वैसे लोगों को जो किसी चीज़ से पीड़ित हैं, किसी कष्ट से पीड़ित है, दीनहीन हैं, दरिद्र हैं, या अन्य किसी कष्ट से, किसी बीमारी से, इन सब चीज़ों से जो पीड़ित हैं, तो वैसे व्यक्तियों की सेवा करना जो है सबसे बड़ी सेवा है। और उसी सेवा को इस संस्था ने अपना मुख्य उद्देश्य बनाया। अब रामकृष्ण परमहंस के बारे में हम जान रहे थे, तो इनका जन्म 1836 ईस्वी में हुआ था, और इनका मूल जो नाम था, बचपन का नाम था, वो था गदाधर भट्टाचार्य। ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो कलकत्ता में है, उस मंदिर के ये पुजारी थे, इसलिए इन्हें दक्षिणेश्वर का संत भी कहा जाता है। तो प्रश्न ये आ सकता है कि किस मंदिर के पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस? तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के ये पुजारी थे, और इन्हें दक्षिणेश्वर का संत भी कहा जाता था। और परमहंस जो इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है वो इनका टाइटल है। अब इस संस्था का या उनकी जो रामकृष्ण परमहंस की जो सोच थी वो क्या थी? तो उन्होंने धर्म को बतलाया कि ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता है, और मानवता की सेवा ईश्वर को पाने का सर्वोत्तम तरीका है। दो चीज़ें इन्होंने बतलाई, ये दोनों बड़ी महत्वपूर्ण है। ये धर्म की एकता पर बल देते थे। धर्म की एकता मतलब सारे धर्म को ये एक समान मानते थे, और मानवता इनका उद्देश्य था, मानवता की सेवा करना इनका उद्देश्य था। और ईश्वर इस धर्म की एकता पर बल देते थे, और मूर्ति पूजा के समर्थक भी थे, तांत्रिक थे, अद्वैत साधना भी ये करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने सपने में बुद्ध को देखा था, कृष्ण को देखा था, माँ दुर्गा को देखा था, अर्थात काली को देखा था, उसके बाद ईसा मसीह को देखा था। इन सारे लोगों को इन्होंने सपने में देखा था। अब आते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में होता है कलकत्ता में। यहाँ पे डेट लिखा गया है 12 जनवरी 1863। डेट इसलिए लिखा क्योंकि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया है। इन्हीं के जन्मदिन के आधार पे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया है, और ये हर साल मनाया जाता है। तो इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, और 17 वर्ष की आयु में ये रामकृष्ण परमहंस से इनकी मुलाकात होती है। और 1891 में ये घर बार छोड़कर पूरे भारत भर में घूमना शुरू करते हैं, और घूमने के बाद ये देखते हैं कि भारत में घोर गरीबी है, लोग किस दरिद्रता में जी रहे हैं, मानवता यहाँ पे किस प्रकार की है, लोग कितने ज़्यादा अलग अलग प्रकार के कष्टों से दुखी हैं, और इन सब चीज़ों को देखकर वो इतने ज़्यादा द्रवित होते हैं कि उन्हीं के लिए काम करने का एक संकल्प करते हैं। और ऐसे ही भारत भ्रमण करते हुए अंततः ये राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान पे पहुंचते हैं, और वहाँ के राजा होते हैं महाराजा कुंवर अजीत सिंह। इनका नाम नोट कर लीजिएगा, महाराजा कुंवर अजीत सिंह। महाराजा इनके अर्थात खेतड़ी के राजा इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और इनका नामकरण करते हैं स्वामी विवेकानंद। और इनकी बातों से इतने ज़्यादा वो प्रभावित होते हैं कुंवर अजीत सिंह, कि उनका मानना होता है कि इन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ये इतने बड़े विद्वान थे, इतने ओजस्वी पूर्ण ये भाषण देते थे, व्याख्यान देते थे। तो उसी समय 1893 में शिकागो अमेरिका में पहला विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित होना था। तो कुंवर अजीत सिंह ने इन्हें स्वामी विवेकानंद का नाम दिया, और शिकागो में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी विवेकानंद को भेजा।
और उन उन पूरे यात्रा का खर्च इन्होंने ही वहन किया, अपने खर्चे पर उनको भेजा। यह धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद पहुंचते हैं और शिकागो में अपना एक ओजस्वी पूर्ण भाषण देते हैं। ऐसे तो इनके जो भाषण देने का समय था वो लंच से ठीक पहले का समय था, लेकिन इन्होंने भाषण जिस तरीके से शुरू किया उसके बाद पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है और हॉल में जितने लोग मौजूद होते हैं वो सारे खड़े हो जाते हैं। उसकी वीडियो क्लिपिंग आपने कई जगह देखे होंगे या फिल्म भी बनी है, उसमें भी आपने देखा होगा। तो इतना ओजस्वी पूर्ण भाषण इनका होता है और इसमें इन्होंने तर्क दिया था इस भाषण में कि जो अलग अलग धर्म हैं ये सारे धर्म क्या हैं कि नदी के समान हैं, अलग अलग नदी के समान हैं और सारी नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तो उसी तरीके से सारे धर्म हैं और उनका और वो अंततः एक मिल हो जाते हैं। तो यही सारे धर्मों का मूल तत्व है। और इन्होंने एक टिप्पणी की थी कि पूरे विश्व में एक दिन सर्वहारा का शासन होगा और इसकी शुरुआत रूस और चीन से होगी। तो इनकी ये भविष्यवाणी या ये बात बिल्कुल सच बैठती है कि रूस और चीन में सबसे पहले सर्वहारा वर्ग किन्हें कहा जाता है? तो किसानों को, मजदूरों को कहा जाता है। तो रूस में मजदूरों का शासन, मजदूरों के पार्टी के आधार पर वहाँ शासन जो चलती है वो रूस में है और चीन में किसान आधारित शासन व्यवस्था चल रही है। तो उनकी ये भविष्यवाणी सत्य होती है। इनके जो भाषण दिए गए थे उसके अगले दिन न्यूयॉर्क हेराल्ड जो अमेरिका का बहुत फेमस न्यूज़पेपर है उसके ये मेन हीरो थे और इनके बारे में कई लेख लिखे गए थे और उसमें ये टिप्पणी की गई थी। उस समय अमेरिका में ये बात चल रही थी वहाँ के धर्म गुरुओं के बीच में कि भारत भी जाना चाहिए और वहाँ पर धर्म प्रचार और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहिए। लेकिन स्वामी विवेकानंद का जब वो भाषण होता है शिकागो में, उसके बाद इसकी टिप्पणी होती है कि जिस देश में स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति मौजूद हो तो उस देश में दूसरे देश से लोग जाकर धर्म का प्रचार और प्रसार और संस्कृति का पाठ क्या पढ़ाएंगे। तो इस तरीके की टिप्पणियाँ न्यूयॉर्क हेराल्ड में की गई थी। ये 1896 में लौटकर 1896 में उसके बाद वहाँ शिकागो में भाषण देने के बाद वो घूमते हैं अमेरिका, फ्रांस और पूरे यूरोप में घूमते हैं। वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं न्यूयॉर्क में, शांति आश्रम की स्थापना करते हैं कैलिफोर्निया में और वही 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में करते हैं और फिर 1897 में ही रामकृष्ण मिशन की एक और शाखा उत्तरांचल के अल्मोड़ा में स्थापित करते हैं। 1900 ईस्वी में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन पेरिस में होता है, उसमें भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं भारत का। और 1902 ईस्वी में 4 जुलाई को इनकी मृत्यु हो गई। 4 जुलाई अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी है अमेरिका का, तो उसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने कुछ जो है संस्थाएं बनाई, कुछ किताबें लिखी, वो महत्वपूर्ण है। जैसे नव हिंदू जागरण के संस्थापक थे, उसके बाद किताबें लिखी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इनके नाम। जो पहली जो किताब है वो है मैं समाजवादी हूँ। तो इसके नाम पर आप देखिए, अगर ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि मैं समाजवादी हूँ बुक किसने लिखी, तो लोग स्वामी विवेकानंद पर शायद जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो स्वामी विवेकानंद का नाम उनके दिमाग में आएगा ही नहीं। वो किसी नेता का नाम ही सोचेंगे, राम मनोहर लोहिया या अन्य समाजवादी नेता के बारे में। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं समाजवादी हूँ इन्होंने किताब लिखी थी। उसके बाद राजयोग लिखा, कर्म योग लिखा, भक्ति योग लिखा, मेरे गुरु और वेदांत दर्शन। तो वेदांत दर्शन भी इनके काफ़ी फेमस किताब है। सारे किताब बड़े अच्छे हैं और कहा जाता है कि राजयोग, कर्मयोग और भक्ति योग ये हर स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए। इतनी इसमें काम की बातें लिखी गई है, इतनी चीज़ें इस तरीके से लिखी गई है।
तो आपको भी अगर मौका लगे तो ये किताब खास करके कर्म योग जो है सो ये बुक जरूर पढ़िएगा। दो इन्होंने समाचार पत्र भी निकाले थे। 1897 में एक समाचार पत्र होता है उद्बोधन और दूसरा होता है प्रबुद्ध भारती। तो ये थे दोस्तों रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाली घंटी ज़रूर दबा दें। कोई अगर सलाह या मशवरा देना हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं कि कोई अगर कमी लग रही हो तो उस चीज़ के बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।